Hello my friends, my dear students, welcome to Vikas Kumar classes, the online class started by the SB Elite Public School. Today we are going to discuss about the first chapter of class 7 science. This is the first video, that means class science का ये जो साइंस क्लास हो रहा है क्लास 7 के लिए इसका फर्स्ट वीडियो है. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट the chapter name is nutrition in plants and it is part 1. This is the first video. Part 2, part 3 and so on will come continuously. You have to watch, listen carefully the video. You have to go through the video carefully and make a note copy of the only question answers. You have to prepare a note copy of science for only question answers. It will surely include oral questions, fill in the blanks, multiple choice questions, match, short question answer and long question answer. Means you have to include in your copy exercise questions along with the in-text questions. in-text question का मतलब ये होता है कि जो बुक के अंदर यानी एक्सरसाइज से पहले जो बुक में दिया हो, जिसको हम लोग ओरल क्वेश्चन के नाम से जानते हैं. इसको बोलते हैं कि ये ओरल क्वेश्चन है, ये बुक के अंदर में कहीं कहीं दिया हुआ रहता है. यू हैव टू इंक्लूड ऑल ऑफ दिस. So okay, let's start today's topic. We are going to discuss about the following things. You can look into the screen. Nutrition and its type. What do you mean by the nutrition? What are its types? Second one is autotrophic nutrition in plants. Autotrophic nutrition is a type of the nutrition. Autotrophic nutrition, we will discuss about it. नेक्स्ट वन इज़ टेस्टिंग ऑफ ए लीफ फॉर स्टार्च, यानी कि ए लीफ ऑफ ए प्लांट कंटेन्स स्टार्च, देन हाउ विल टेस्ट टू फाइंड दैट द लीफ हैज़ अ स्टार्च. सो देयर विल बी एन एक्टिविटी फॉर टेस्टिंग ए लीफ फॉर ए स्टार्च. नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ नेसेसिटी ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. वी विल परफॉर्म या वी विल लर्न about an activity, the second activity, which shows that light is necessary for the photosynthesis. Without light, photosynthesis will not occur. Again, next activity is effect of light intensity on photosynthesis. Means लाइट इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस के ऊपर में. यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें हम लोग देखेंगे कि लाइट का क्या इफेक्ट है. ओके, नेक्स्ट हम लोग ये भी देखेंगे कि सिंथेसिस ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में अदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस के मदद से प्लांट क्या बनाता है तो ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बनाता है और ये ग्लूकोज जो है प्लांट्स में स्टार्च के रूप में स्टोर्ड रहता है. ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड देन व्हाट हैपेंस, दिस ग्लूकोज इज़ यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ बाय द प्लांट्स. बट इसके अलावा क्या होगा, द रिमेनिंग ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ए स्टार्च इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के रूप में, प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है. इसके अलावा जैसे प्लांट्स ऑल्सो नीड प्रोटीन, प्लांट्स को और क्या चीज़ की ज़रूरत होती है तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है. दे नीड प्रोटीन, फैट्स, देन हाउ विल दे गेट, ये कैसे इन लोगों को मिलता है. तो सिंथेसिस ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स ये हम लोग देखेंगे. तो चलिए आगे और देखते हैं, टॉपिक की शुरुआत किया जाता है. चलिए देखते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक. द चैप्टर नेम इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. यू कैन लुक इनटू द बुक. दिस इज़ ओल्ड बुक. ये ओल्ड बुक का पिक्चर दिया हुआ है. हो सकता है कि आपके बुक में ये पिक्चर अलग हो. इट मे बी the picture in your book is different because it is taken from the old book and the picture from new book is different, but the content of the chapter is wholly same. यानी कि जो चैप्टर का कंटेंट होगा बिल्कुल एक जैसा होगा, उसमें किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है, सब में एक ही प्रकार मिलेगा, सब चीज़ में कंटेंट एक होगा. या आपके पास ओल्ड हो या न्यू, इससे कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो हम लोग अब देखते हैं आगे. आ जाइए. न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स. न्यूट्रिशन
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि ऑल द लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होता है, दे रिक्वायर फूड, उनको भोजन की ज़रूरत होती है। किस लिए? तो भोजन की ज़रूरत 3 चीज़ों के लिए होती है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमारा बॉडी का जो पार्ट्स है वो अगर डैमेज हो गया है, बॉडी का सेल्स डैमेज हो गया है, तो उसको रिपेयर करने के लिए ज़रूरत होता है, रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड नेक्स्ट होता है बॉडी में हमारे वेरियस लाइफ प्रोसेसेस चलते रहते हैं, लाइफ एक्टिविटी जिसको मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। ये सबको कराने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी हमें फूड से मिलता है। यानी कि हम 3 चीज़ों के लिए, ग्रो करने के लिए, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए और एनर्जी गेट करने के लिए, सो दैट आवर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कैन अकर इन आवर बॉडी, और हम लोग जिंदा रह सकें। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स। एक होता है न्यूट्रिएंट्स, एक वर्ड है न्यूट्रिएंट्स, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हम लोग फूड खाते हैं तो फूड जैसे लेते हैं हम अपने बॉडी के अंदर में, तो इसमें केमिकल्स होते हैं। फूड के अंदर में क्या होगा, तो केमिकल्स। केमिकल्स का मतलब ये मत समझिए कि दवा जो दुकान में मिलता है वो केमिकल्स नहीं। केमिकल्स मीन्स कंपोनेंट्स, यहाँ पे कंपाउंड्स है जिसको बोल सकते हैं ये सब्सटेंस बोलिए। फूड के अंदर में वैसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी को ज़रूरी होता है उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ऐसे देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या चीज़ें होती है। आप देखिए कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है और मिनरल्स है। ये सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, ये हमारे बॉडी को ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे आ जाइए कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हो गया। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या है, तो एक प्रोसेस है, इसको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हम लोग फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं, टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया कि कोई भी लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया कोई भी लिविंग थिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग थिंग। तो कोई भी लिविंग थिंग जो है फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है। इसके अलावा फिर लेने के बाद इसका यूटिलाइजेशन करता है। इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर देयर बेनिफिट्स, यानी कि इसका यूटिलाइज करता है, तो इसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय इट्स बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो इसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा द एनर्जी फ्रॉम फूड इज ऑब्टेन्ड बाय 2 प्रोसेसेस। एक चीज़ यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो एनर्जी ऑब्टेन होता है, यानी कि जो फूड है उस फूड से हमें क्या मिलता है, तो एनर्जी मिलता है। ये एनर्जी जो होता है वो 2 प्रोसेस से मिलता है, 2 प्रोसेसेस, यानी कि 2 प्रोसेस उसमें है। फर्स्ट है न्यूट्रिशन और सेकेंड है रेस्पिरेशन, यानी कि न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। यानी कि न्यूट्रिशन बोलेंगे तो भी हम लोग क्या करते हैं, फूड को इनटेक किया जाता है, लिया जाता है। इसके अलावा उसको डाइजेस्ट किया जाता है, डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर क्या करते हैं, एसिमिलेशन, यानी कि उसका यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन को हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं, तो एसिमिलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी मिलता है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस एक और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, क्लास 7 में ही पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी देखेंगे कि हम लोग रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। जब सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग एनर्जी रिलीज करने के लिए करते हैं। और ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो फूड से हम लोग एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो एनर्जी यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 तरीक़ा से मिल रहा है। एक हो गया आपका न्यूट्रिशन और दूसरा हो गया रेस्पिरेशन, यानी कि न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के मदद से एनर्जी मिलता है। चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। देर आर 2 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन का 2 प्रकार होता है, 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ हो गया, और ट्रॉफिक बच गया ट्रॉफिक, ऑटो ट्रॉफिक। ट्रॉफिक मीन्स व्हाट, ट्रॉफिक मीन्स फीडिंग, फीडिंग मीन्स खिलाना, भोजन को प्राप्त करना, ये हो गया फीडिंग। यानी कि जो सेल्फ अपने आप फीड करते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। द सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो मीन्स हेटेरो,
हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो का मतलब जो दूसरे पर निर्भर है, वो अपने ऑटो नहीं है, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि अपने फूड के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्यों इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखने वाला है। देखिए यहाँ पे देखेंगे ग्रीन प्लांट्स, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं अपना भोजन ऑन फूड का मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दे आर एबल, यानी कि उन लोगों में इतना कैपेसिटी है कि अपना भोजन को स्वयं प्रिपेयर कर सकता है, प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय देमसेल्फ। और किसका इस्तेमाल करता है, तो वेरी सिंपल रॉ मटेरियल, वेरी सिंपल रॉ मटेरियल्स, यानी कि बहुत ही सिंपल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करता है जो हमारे नेचर में मिलता है। जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो एयर से मिलेगा, दूसरा वाटर हो गया कहाँ से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा। यही दो चीज़, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और दूसरा क्या इस्तेमाल करेगा, दूसरा इस्तेमाल करता है H2O, H2O मीन्स वाटर फ्रॉम द सॉइल। यही दो चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद उन लोग भोजन को बना लेता है, यानी कि भोजन को प्रिपेयर करता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि अपने आप द ग्रीन प्लांट्स डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर, यानी कि अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है, उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। यानी कि इस प्रकार के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, और इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को दिखाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो है CO2 और ये H2O, क्या बस इतना ही चीज़ चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? नहीं, तो इसके अलावा देखिए क्या है, CO2 अब देखिए अब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ये देखना है कि इनको दो चीज़ें मिल गई, एक है कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, दूसरा वाटर मिल गया। लेकिन इनको फूड को प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, यानी कि इन लोगों को एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो एनर्जी मिलता है सनलाइट से। और ये तभी हो पाता है, ये तभी पॉसिबल है जब प्लांट ग्रीन हो, यानी कि प्लांट कैसे होने चाहिए, ग्रीन प्लांट्स होने चाहिए। क्यों, रीज़न ये है कि जब प्लांट्स ग्रीन होते हैं तो उनके लीफ ग्रीन होता है, लीफ में लीफ का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। और इसके अलावा उनका जो स्टेम होता है, स्टेम जो न्यू स्टेम है, और कोई कोई प्लांट ऐसा भी होता है जिसका स्टेम ही ग्रीन होता है, यानी कि ग्रीन स्टेम है, उनमें एक क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस ग्रीन स्ट्रक्चर में एक पिगमेंट पाया जाता है। ग्रीन स्ट्रक्चर में क्या रहता है, तो एक पिगमेंट रहता है, ध्यान से देखिएगा। इस ग्रीन स्ट्रक्चर का नाम है क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ग्रीन स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होता है, तो एक ग्रीन पिगमेंट का मतलब होता है कलर, तो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ग्रीन पिगमेंट होता है और ये पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि सनलाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तब जा करके ये फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में भी देखेंगे क्या होता है, तब जाकर ग्रीन प्लांट्स अपने भोजन को बना पाते हैं, प्रिपेयर कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, इसके बारे में ही पढ़ते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कि एक टर्म है यहाँ पे अस्टोमेटा। अस्टोमेटा क्या है, तो अस्टोमेटा जैसा लीफ है, लीफ मतलब पत्ती के अंदर में वेरी टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसके मदद से एयर को इंटर कराया जाता है, यानी कि उन लोग रेस्पिरेशन यानी सांस भी लेता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे ग्रीन प्लांट्स भी ब्रीथ करता है। तो ग्रीन लीव्स के अंदर में टीनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर कराया जाता है, उनको अंदर लिया जाता है, उनको अस्टोमेटा कहा जाता है। अस्टोमेटा एक प्लुरल है, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है अस्टोमेटा, ये अस्टोमेटा प्लुरल वर्ड है, ठीक है। और सिंगुलर क्या होता है, तो अस्टोमा बोलते हैं, STOMA, ये अस्टोमा क्या है, इसका सिंगुलर हो गया, यानी कि अस्टोमा सिंगुलर हो गया और अस्टोमेटा प्लुरल हो गया। यानी कि छोटे छोटे जो टीनी पोर्स होते हैं, वेरी फाइन पोर्स, वेरी फाइन होल्स थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अस्टोमेटा। अब ये कहाँ रहते हैं, तो लीफ के अंडर साइड का मतलब ध्यान से समझिए, यहाँ पे अंडर साइड यानी कि नीचे की ओर, जैसे
यहाँ पे ये लीफ है, ये लीफ हो गया। ये लीफ का ऊपर का पोर्शन है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं अपर साइड, यानी कि अपर पोर्शन। लेकिन इस लीफ के अंदर में जो नीचे होता है उसको हम लोग अंडर साइड कहते हैं। तो अंडर साइड में ये होल्स रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देख लीजिए क्या है कि रूट्स जो होते हैं जड़ों में छोटे छोटे वेरी 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 फाइन स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत ही धागे जैसा वेरी वेरी थीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स कहा जाता है। यानी कि रूट हेयर्स, जैसे ये एक इसका मेन रूट हो गया, इस मेन रूट से देखिएगा यहाँ पे निकलेगा। अब इसके बाद इधर से वेरी वेरी टीनी रूट्स निकलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स क्या करते हैं, ये जो आसपास में ये जो सॉइल है, इस सॉइल से पानी को अपने में, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी सॉइल से वाटर इनमें जाता है, यानी कि सॉइल से वाटर को ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये वाटर के साथ में ढेर सारी चीज़ों को भी एब्जॉर्ब करते हैं। ये वाटर के साथ में उनमें जो मिनरल्स घुला हुआ है, जो पानी में जो मिनरल्स घुला हुआ है, वेरियस साल्ट्स होते हैं, बहुत प्रकार के साल्ट्स हैं, ये सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, और ये लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं, स्टेम तक पहुंचाए जाते हैं, उस जगह तक पहुंचाया जाता है जहां में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको पाइप बोल सकते हैं, पाइप के जैसा। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये मिट्टी हो गया, ये इसका स्टेम हो गया, और ये एक प्लांट है, तो यहाँ पे इसके रूट्स होंगे, ये इस प्रकार से रूट्स रहते हैं। और यहाँ पे वेरी ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको रूट हेयर्स कहते हैं। अब यहाँ से वाटर, ये जो वाटर है, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा, और ये वाटर यहाँ से होते होते कहाँ तक पहुँचेगा, तो लिप्स तक यहाँ पे पहुँचेगा। ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा जाता है ऊपर की ओर। पाइप लाइक स्ट्रक्चर का नाम है जाइलम, ZYLEM। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग जाइलम बोलते हैं। जाइलम के मदद से ये पत्तियों तक या स्टेम तक या ट्विक्स तक या ब्रांच तक वाटर पहुँचता है ऊपर की ओर, वाटर ऊपर जाता है। किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा। यानी जाइलम क्या है, तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, सीव बोल सकते हैं, चलनी जिसको बोलते हैं, ये ऊपर की ओर चला जाता है। और इस वाटर के साथ में जो उसके अंदर में जो डिजॉल्व है, ये केमिकल्स हैं, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, या ढेर सारे बोल सकते हैं सॉल्ट्स है, ये सारे के सारे वाटर के साथ में ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये यूजुअली होता क्या है, ध्यान से समझिए। यूजुअली ये एनर्जी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो एनर्जी होता है सन का, यानी कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। तब जाकर के केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, कि वैसा चेंज जिसमें एक नया चीज़ बनता है उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक नया चीज़ बने उसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, देखिए ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों रिएक्ट करते हैं। यानी कि ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ में वाटर, ये दोनों रिएक्शन करेंगे किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट होना ज़रूरी है, सनलाइट रहेगा। और इसके अलावा क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल भी चाहिए। ये दोनों को प्रेजेंस में क्लोरोफिल ही क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तब जा कर के ये ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाता है। यानी कि ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, और प्लस एक चीज़ और बनता है, वेरियस अमाउंट्स में, बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस आप समझ सकते हैं। एक बार मैं फिर लिख रहा हूँ, आप लोग अगर नेसेसरी समझते हैं तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए CO2 प्लस H2O in the presence of sunlight and क्लोरोफिल, ये दोनों का प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। तो ग्लूकोज का मतलब C6H12O6। यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, एरो के बाद ही लिखना है। यानी कि यहाँ जो एरो दे दिए, इस एरो के बाद में ही लिखना है ग्लूकोज का फार्मूला जो भी है। यानी कि ये आपका लेफ़्ट साइड हो गया, ये लेफ़्ट साइड, एरो के लेफ़्ट साइड में, और ये कहाँ लिखाएगा, तो ये राइट साइड में लिखाएगा। ये एक केमिकल रिएक्शन है,
केमिकल रिएक्शन को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। तो CO2 + H2O ये लेफ्ट साइड हो गया एरो के, और ये एरो के बाद में इधर लिखेंगे C6H12O6 और साथ में क्या निकलता है O2। लेकिन यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। कार्बन 6 यहाँ दिख रहा है तो कार्बन को 6 कर दीजिए। ऑक्सीजन 12 दिख रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ से बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, हाइड्रोजन 12 है, तो हाइड्रोजन को 12 करने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम लोग ऑक्सीजन गिनते हैं, तो ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 6 2 जा 12 और यहाँ पे 6 1 जा 6 यानी 18 हो गया। तो 18 में इसमें कितना यहाँ पे ऑक्सीजन है 6 है, अभी भी 12 घट रहा है तो यहाँ पे 6 लगा दीजिए। 6 लगा दिया, 6 2 जा 12 यहाँ पे हो गया। ये एक फोटोसिंथेसिस का ये क्या है केमिकल रिएक्शन है, यानी कि बोल सकते हैं 6 CO2 + 6 H2O in the presence of sunlight and chlorophyll form glucose यानी कि C6H12O6 and release a large amount of oxygen 6O2। ये हो गया केमिकल रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप ऐसा कोई भी चीज़ है जो वीडियो के मदद से आप देख करके लिखना चाहते हैं, आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा, बुक से आप लिख सकते हैं क्योंकि हम बुक से ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर किसी के पास बुक नहीं है, इफ़ बुक इज़ नॉट अवेलेबल एंड इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग इन योर नोटबुक फ्रॉम द वीडियो, देन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। जो भी लिखना चाहते हैं वीडियो को पॉज कीजिए, इसके बाद आप वहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से आप क्या समझते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो चीज़ के मदद से क्या कर रहा है, ये भोजन बना रहा है। भोजन का मतलब ग्लूकोज बना रहा है, C6H12O6 ये ग्लूकोज बनाया। और किसके प्रेजेंस में, किसका इस्तेमाल किया, तो सनलाइट का। तो फोटो एक होता है, फोटो एक वर्ड है फोटो। फ़ोटो का मतलब जो हम लोग फ़ोटो खींचते हैं वो नहीं है, फ़ोटो का मतलब यहाँ पे है लाइट। ये फ़ोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। फ़ोटो मीन्स लाइट, यानी कि फ़ोटो यानी लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। और यहाँ पे सिंथेसिस का मतलब जब डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस को एक साथ मिलाया जाता है, कंबाइन किया जाता है कंपोनेंट्स को एक साथ के नया चीज़ बनाने को, उसको सिंथेसिस कहते हैं। यानी कि फ़ोटो यानी लाइट के प्रेजेंस में फ़ोटो लाइट हो गया। सिंथेसिस का मतलब भोजन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इनके फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स फॉर्म या ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि सिंथेसिस ऑफ फूड दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटो, तो फोटो का मतलब लाइट हो गया और सिंथेसिस का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिलाते हैं और एक साथ मिलाने के बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, एक नया चीज़ बनाते हैं। यहाँ पे फिगर है, फिगर के मदद से आप ध्यान से समझिएगा इस फिगर में क्या बोलना चाह रहा है। ये देखिए सॉइल है यहाँ पे, यहाँ से इसके नीचे में ये सारे क्या हैं, सॉइल्स है। सॉइल्स में रूट्स दिखाई दे रहा है, इस रूट्स में क्या होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स जिसको बोलता है। यहाँ पे इसको सॉइल से क्या मिलेगा इसको, तो सॉइल से वाटर मिलेगा और वाटर के साथ में डिजॉल्व जो आपका ये जो डिजॉल्व मिनरल्स है जिसको साल्ट बोलते हैं, ये सारे के सारे वाटर भी मिलेगा और साथ में मिनरल्स भी मिलेगा। ये वाटर और मिनरल्स ऊपर की ओर जाता है, लिप्स तक पहुंचता है और लिप्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और एयर से कहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कहाँ से आएगा, तो एयर से, यानी एयर से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और सन के प्रेजेंस में ये सनलाइट इसको मिलता है, तो सन के प्रेजेंस में सनलाइट हो, यानी सारी चीज़ें मिल गई। देखिए यहाँ पे वाटर मिल गया, यहाँ से इस जगह से वाटर, और यहाँ से एयर से CO2 मिल गया और क्लोरोफिल प्रेजेंट है लिप्स में, ग्रीन लिप्स में, और ऊपर से सनलाइट आ गई। ये सारी चीज़ें हो गई तो यहाँ पे भोजन बनता है, ग्लूकोज बनेगा और ये इसके साथ में एक चीज़ और रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है, तो ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का रिलीज होता है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस दिखाया गया है। चलिए आगे आ जाइए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक इट्स ए फैक्ट है, यानी कि कुछ बातें हैं जो समझना है। देख लीजिए क्या बातें हैं। जैसे वाटर जो होता है ये प्लांट्स को हेल्प करता है, बहुत तरीके से हेल्प करता है। सबसे पहली बात कि इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में, और वाटर तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि CO2 + H2O तभी तो ग्लूकोज बनता है, यानी यहाँ वाटर पे
वाटर का इस्तेमाल किस में हो रहा है? तो वाटर का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में हो रहा है। इसके अलावा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, इन्वायरमेंट या प्लांट के आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने में भी ये मदद करता है। चलिए, इसके अलावा और ऐसी क्या बात है जो यहाँ पे इट्स ए फैक्ट में दिया गया है, तो हम लोग देखेंगे। वाटर जो है ये प्लांट्स को रिजिड यानी कि हार्ड जो होता है, कठोर, और अपराइट मतलब सीधा रखने में भी मदद करता है। जैसे प्लांट जो भी है, लिविंग सेल्स जो भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिल के बने होते हैं? तो सेल्स से मिल के बने होते हैं। ठीक है, तो एनिमल के लिए एनिमल सेल होता है और प्लांट के लिए प्लांट सेल होता है। तो प्लांट की खासकर यहाँ पे बात हो रही है, तो प्लांट के बारे में यहाँ पे समझिएगा कि प्लांट का जो सेल होता है ये इस प्रकार का, ये देखिए, सपोज कीजिए ये सेल हो गया, तो जो बाहर होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये बाहर वाले को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कि बाहर में एक झिल्ली जैसा होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा प्लांट में एक चीज़ और होता है, प्लांट में एक चीज़ और क्या होता है? तो इसके बाहर में एक और लेयर होता है इस प्रकार से, ऐसा, इसको बोलते हैं हम लोग सेल वाल। ये याद रखिए, सेल वाल, यानी कि प्लांट का सेल में एक चीज़ और होता है जो बाहर से उसके कवर किए हुए रहता है, उसको सेल वाल कहते हैं। तो सेल वाल जो है, ईच प्लांट सेल हैज़ इलास्टिक सेल वाल, यानी लचीला होता है, जिसके गोल गोल में ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को टेक करता है, तब तक करता है कि जब तक ये स्ट्रेच नहीं हो सकता। यानी कि जैसे सपोज कीजिए एक रबर ट्यूब है, एक टायर है जो ट्यूब वाला, उसमें हम लोग हवा भरते हैं, जब तक वो फूलता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा फूल नहीं सकता तो इसके बाद वो हवा लेना बंद कर देता है। ऐसे यहाँ पे सेल वाल है, सेल वाल वाटर को एब्जॉर्ब करता है और तब तक एब्जॉर्ब करता है जब तक कि स्ट्रेच और ज़्यादा ना हो सके। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा तब जाकर के ये क्या करता है, रिजिड हो जाता है, यानी कि हार्ड हो जाता है और अपने आप को बैलेंस करके रख पाता है। लेकिन जब हॉट ड्राई डेज होता है, ध्यान से देखिए, हॉट ड्राई डेज यानी कि बहुत गर्मी है, बहुत टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वाटर का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन यानी कि वाटर का रिलीज ज़्यादा होता है, यानी कि प्लांट्स जो हैं वाटर को लॉस करते हैं बहुत ज़्यादा, इस कारण से मुरझा जाते हैं, यानी कि ड्रूप हो जाते हैं। ड्रूप का मतलब मुरझा जाते हैं। जब वाटर का ज़्यादा लॉस हो तो मुरझा जाते हैं, क्योंकि वाटर मिलता कहाँ है? तो वाटर मिलता है सॉइल से, सॉइल से वाटर मिलता है, यही इसका लिप्स है, लिप्स तक पहुंचता है और इस लिप्स से वाटर क्या होता है, लूज करता है। तो अगर वाटर ज़्यादा लूज कर रहा है और नीचे सॉइल से मिल रहा है कम, तो वहाँ पे प्लांट्स मुरझा जाएंगे, प्लांट्स क्या हो जाएंगे, ड्रूप कर जाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो बिग ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, या श्रब्स है जो झाड़ियाँ होती है, ये वाटर जो इसका जो सेल वाल है, ये सेल वाल वाटर को एब्जॉर्ब करता है और रिजिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ये एनफ नहीं है, ताकि क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं, इनका जो स्टेम होता है बहुत ही कठोर होता है। इसके अलावा इन लोग दूसरा चीज़, एक चीज़ और इस्तेमाल करता है, वो क्या है कि देखिए यहाँ पे इन लोग एक वेरी हार्ड सपोर्ट डेवलप कर लेता है, यानी कि हार्ड सपोर्ट जिसको रिजिड फाइबर कहते हैं, रिजिड फाइबर डेवलप करता है जिसको हम लोग वुड बोलते हैं, यानी कि एक बहुत ही हार्ड फाइबर डेवलप करेगा अपने चारों ओर, बॉडी के चारों ओर, ताकि वो अपने आप को सीधा रख सके और वेरी हैवी वेट को, और ब्रांचेज बहुत सारे फैले होते हैं, सारे के वेट को ये विदस्टैंड कर सके, बियर कर सके। अब यहाँ पे आ जाइए, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे CO2 क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ये CO2 और H2O ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है। ये सारे कहाँ से मिलते हैं? तो इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट से यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर से और वाटर सॉइल से मिलता है। ये सारे से सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में भोजन बनता है। तो ये कहाँ बनते हैं? तो ग्रीन लीव्स में बनते हैं या ग्रीन स्टेम्स में, जो ग्रीन स्ट्रक्चर है प्लांट्स का, जो हरा पार्ट्स होता है वहाँ पे बनता है, क्योंकि हरे पार्ट्स में ही क्लोरोफिल होता है। अब जब वो भोजन बन जाएगा तो उसको सारे जगह पे पहुँचाना है, ये नहीं कि जहाँ भोजन बन गया वहीं रखना है, नहीं। द किचन ऑफ द प्लांट का किचन किसको बोलते हैं? तो लिप्स को बोला जाता है, लिप्स को बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि वहाँ पे भोजन बनता है। वहाँ से भोजन को सब जगह पे पहुँचाना है, यानी कि उसके ऊपर भी, जैसे सपोज कीजिए ये अगर एक स्टेम है इस प्रकार से, और ये पूरा एक बहुत ही विशाल पेड़ है, ये इसका रूट्स हो गया नीचे की तरफ, और यहाँ पे एक पत्ती में भोजन बना, तो इसको क्या यहीं रखना है? जी नहीं, इस पत्ती से ऊपर भी जाना है भोजन को, इसको ऊपर भी लेके जाना है, इसको साइड में भी भोजन आएगा, नीचे भी आएगा, इसके अलावा रूट्स में भी भोजन आएगा, क्योंकि उस फूड को सबको ज़रूरी है। तो ये किससे होता है? ये भी एक पाइप लाइन का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे भी
तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं। जैसे वहाँ पे जाइलम था, जाइलम जो नीचे से वाटर लेकर के ऊपर जाता था, यहाँ पे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। वहाँ पे जाइलम था और यहाँ पे क्या है, फ्लोएम, PHLOEM, ये ओ है, PHLOEM, फ्लोएम। तो फ्लोएम के मदद से ये भोजन को सब जगह पे पहुँचाया जाता है, यानी कि ग्रीन लीफ में जो भोजन बन गया है उसको अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इसको हम लोग पहुंचाते हैं फ्लोएम के मदद से। अब कुछ भोजन बच जाता है, जैसे कुछ ग्लूकोज है जो बच गया, यानी कि भोजन बहुत ज़्यादा बनता है। बहुत ज़्यादा कहने का मतलब जितने प्लांट्स को ज़रूरी है उससे वो ज़्यादा भोजन बनाता है। इसके लिए क्या करता है, जो बच गया उसको कन्वर्ट कर देगा स्टार्च में, और स्टार्च में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर लेगा, यानी लिप्स में स्टोर कर सकता है, स्टेम में स्टोर कर सकता है, रूट्स में स्टोर कर सकता है, या फ्रूट के फॉर्म में भी स्टोर कर सकता है, यानी कि जहाँ भी स्टोर करना है वहाँ पे स्टोर कर लेगा। ठीक है, अगर लिप्स के फॉर्म में स्टोर किया है, ये देखिए अगर लिप्स में है स्टोर तो हम उसके लिप्स को खाते हैं, स्टेम में स्टोर किया है तो स्टेम को हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और अगर रूट्स में स्टोर किया है तो हम लोग रूट्स के रूप में उसको, प्लांट्स के पार्ट्स को भोजन में इस्तेमाल करते हैं। अब आगे और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखेंगे, द फूड दैट प्लांट मेक इज़ यूज नॉट ओनली बाय देमसेल्व्स, यानी कि सिर्फ वो भोजन जो प्लांट्स बनाते हैं अपने आप को इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट ऑल्सो बाय इंटायर लिविंग थिंग्स, क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं प्लांट्स के अलावा, ग्रीन प्लांट्स के अलावा सारे इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब के सब प्लांट्स के भोजन पे ही डिपेंड करते हैं, यानी प्लांट के भोजन पे ही निर्भर करते हैं। तो उन लोग अपने के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरे को भी इस्तेमाल करते हैं, नहीं दूसरे को भी दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए उसके साथ में एक चीज़ और निकलता है, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, यानी फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज तो बनता है, ये साथ में साथ ऑक्सीजन निकलता है, और ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है इसका एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, तभी तो CO2 + H2O करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, तभी तो जा करके फोटोसिंथेसिस में बनता है। तो ये CO2 का यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है और यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनेगा इसके साथ में, ये हो गया ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ में क्या बनता है तो ऑक्सीजन बनता है, ये O2 बनता है। यही ऑक्सीजन है जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करके रखता है। नहीं तो अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं होते तो CO2 बढ़ते जाता बहुत ज़्यादा हो जाता, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल होते होते ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाता। लेकिन फोटोसिंथेसिस ही है जिसके कारण से CO2 और O2 के बीच में बैलेंस बना हुआ है, और फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वर्ल्ड पे लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगा, लाइफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतनी सारी बातें याद रखनी है।
तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक ग्रीन लीफ है। ग्रीन लीफ का क्रॉस सेक्शन यानी कि बहुत बड़ा करके यहाँ पे देखा गया है। तो बोले थे उसमें फाइन पोर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्टोमेटा बोलते हैं। अस्टोमेटा एक प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता है, तो इसका सिंगुलर अस्टोमा होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक अस्टोमा को देख रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इस अस्टोमा को यहाँ पे देखा जा रहा है एक वेरी वेरी हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप से। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या दिखाई देगा आपको, तो ये गार्ड सेल यहाँ पे कुछ एक वर्ड है और यहाँ पे क्लोरोफिल है। और ये अस्टोमा यानी कि यहाँ पे एक अस्टोमा को दिखाया गया। ये देखिए अस्टोमा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अस्टोमा क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे, इसको समझना है कि ये जो आपका ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये सब जो दिखाई, इसमें डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, काला काला कलर के। ये जो डॉट 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 इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्लोरोफिल है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये दो देखिए छोटे छोटे जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं किनारे किनारे वाले, यानी कि जो यहाँ पे लाइन लाइन से ये किनारे किनारे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। इसको और ज़्यादा अगर पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें और इसका फिगर ज़्यादा बहुत ही बड़ा दिखाई देगा। एक अस्टोमेटा का यहाँ पे फिगर है, ये देखिए इस प्रकार से। ये जो बीच में ओपनिंग दिखाई दे रहा है, इसको और बड़ा कर देते हैं, ये देखिए। ये देखिए यहाँ पे ये जो बीच में एक ओपनिंग दिखाई दे रहा है, इस ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग अस्टोमेटा या अस्टोमेटल ओपनिंग बोलेंगे। और ये जो साइड में है, यहाँ पे देखिए साइड में ये वाला पार्ट, इसको कलर कर देते हैं। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये, और ये वाला पार्ट दिख रहा है ये, इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल, यानी कि ये गार्ड सेल हो गया। इसका फिगर इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि इस प्रकार से ये ओपनिंग हो गया। ओपनिंग का मतलब यहीं पे अस्टोमेटा होता है और ये इसके साइड में इस प्रकार से बने हुए हैं। ये देखिए ये साइड का पोर्शन जो दिख रहा है, ये इसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। ये गार्ड सेल हो गया। ये गार्ड सेल का क्या काम है, तो यही गार्ड सेल है जो इस अस्टोमेटा को ओपन करता है, क्लोज करता है, ओपन करता है और क्लोज करता है। जब ये दोनों गार्ड सेल नज़दीक आ जाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। जब ये गार्ड सेल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ओपन हो जाएगा। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग का काम कौन करता है, तो गार्ड सेल करता है। और यहाँ पे ये बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बीच वाले पार्ट को अस्टोमेटा कहते हैं और गार्ड सेल, ये दोनों को मिला दीजिए तो इसको पूरे को बोला जाता है अस्टोमेटल एपरेटस। अस्टोमेटल एपरेटस यानी कि अस्टोमेटल एपरेटस के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए आगे और देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आ गया। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम शॉर्टकट में, आप लोग आपके पास बुक होगा, आप समझ सकते हैं। जो मैं समझा दूंगा आप एक बार पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक ग्रीन लीफ लेना है। ग्रीन लीफ को एक बीकर में बॉयल कर लीजिए क्योंकि वो जो लीफ है वो सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद एक टेस्ट ट्यूब लेना है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल ले लीजिए और इसमें लीफ को डाल दीजिए। यहाँ पे लीफ को रख दीजिए और वाटर में, जो बीकर में वाटर है उसके अंदर डाल करके इसको बॉयल कराइए। वाटर 100 डिग्री पे बॉयल करता है, याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये जो अल्कोहल है ये बहुत ही कम, यानी कि 80 के आसपास में 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करने लगता है। तो ज़्यादा गर्म नहीं करना है, उतना ही गर्म करना है कि अल्कोहल क्या होने लगे, बॉयल होने लगे। इसके साथ में अल्कोहल काम क्या करता है, जो ग्रीन लीफ के अंदर में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है उस क्लोरोफिल को अल्कोहल एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको हटा देगा। यानी कि क्लोरोफिल को हटाने का काम करता है अल्कोहल। इसके बाद उस पत्ती को बाहर निकालिए, गर्म पानी से धो लीजिए और थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और एक वाइट सरफेस या वाइट टाइल्स के ऊपर में उस पत्ती को रखिए और इसके ऊपर में आयोडीन का सोल्यूशन डालना है। इसका सोल्यूशन डालना है तो आयोडीन का आप सोल्यूशन डालिए। तो जैसे ही आयोडीन का सोल्यूशन डालिएगा तो आप देखिएगा जो पत्ता का कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। पत्ते का कलर कैसा हो जाता है, तो ब्लू ब्लैक। और जो ब्लू ब्लैक होता है ये इंडिकेट करता है कि उसमें स्टार्च है। क्या है, तो स्टार्च। और इस स्टार्च को ही, स्टार्च कहाँ से आया, तो यह स्टार्च ही है ग्लूकोज। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखा जाता है। चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं।
चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, यानी कि जो अभी जो किए हैं वो बहुत ही सिंपल मेथड है। किस चीज़ का सिंपल मेथड है, ये टेस्ट करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस हुआ है तो स्टार्च होगा, अगर नहीं हुआ है तो स्टार्च उसके अंदर में नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी 2 का बात करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नेक्स्ट एक्टिविटी है ये दिखाने के लिए कि लाइट जो है वो नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसके लिए आपको एक क्या करना है, पॉटेड प्लांट लेना है, यानी जो गमले में लगा हुआ पौधा है ले लीजिए। इसके अलावा इसके बाद उसको क्या करेंगे, 2 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे ताकि उसके लीफ के अंदर में जो भी स्टार्च यानी जो भी उसका फॉर्मेशन हुआ है ग्लूकोज वो यूज हो जाए और वो डी स्टार्च हो जाए। ये वेरी इजी मेथड है कि किसी भी लीफ को कैसे डी स्टार्च किया जाए। डी स्टार्च करने का मतलब है कि उस प्लांट को आप 2 से 3 दिन तक एक अंधेरे कमरे में रखें जहाँ पर लाइट ना मिलता हो उसको। इस कारण से क्या होगा, उसके अंदर में जितना भी ग्लूकोज होगा वो सारे के सारे यूज हो जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, डी स्टार्च हो जाएगा। तो डी स्टार्च करने के बाद एक क्या करिएगा, ब्लैक पेपर लेना है और ब्लैक पेपर में एल शेप यानी कि एल शेप यहाँ पे देखिए फिगर में एल शेप कट कर देना है। और इसको कट करने के बाद उस पौधे को क्या कीजिए, 4 से 6 घंटे तक धूप में रख दीजिए और 4 से 6 घंटे के बाद उस पत्ती को तोड़ लीजिए, ब्लैक पेपर को इसको हटा लीजिए। हटाने के बाद उसको टेस्ट करना है, टेस्ट फॉर स्टार्च यानी टेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस हुआ है कि नहीं, जैसे हम लोग फर्स्ट एक्टिविटी में किए थे। आप देखिएगा कि वहाँ पे जो एल शेप है जहाँ पे लाइट इंटर किया था, लाइट जहाँ पे फॉल हुआ था सनलाइट, और जो बाहर का पत्ती जो एक्सपोज था एटमॉस्फेयर में वहाँ पे ब्लू ब्लैक हो गया, लेकिन जो कवर किया हुआ था ब्लैक कलर से जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचा है वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं देखने को मिला, मतलब कि यहाँ पे लाइट फॉल नहीं हुआ। इस पोर्शन में लाइट नहीं पड़ा है जहाँ पे वाइट कलर है, देखिए इस पोर्शन में लाइट नहीं पड़ा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ, तभी तो स्टार्च यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो ये बताता है कि लाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। चलिए आगे हम लोग और बात करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है। ये एक्टिविटी इस चीज़ को दिखाने के लिए है कि जो लाइट के इंटेंसिटी का अगर कम लाइट हो ज़्यादा लाइट हो उसका फोटोसिंथेसिस पे क्या प्रभाव पड़ता है ये देखने के लिए। इसके लिए आपको हाइड्रिला का प्लांट लेना है। हाइड्रिला का प्लांट रूटलेस होता है, रूटलेस का मतलब रूट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी रूटलेस प्लांट है। एक बीकर लीजिए, जैसा कि हम फिगर में दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, ये एक बीकर है। इस बीकर में क्या किया गया, 3/4 वाटर भर दिया गया है, यानी 3/4 पानी भर देना है। और एक हाइड्रिला का प्लांट लिया गया है। इस हाइड्रिला का प्लांट को क्या किया गया, एक फनल से, फनल इस प्रकार का शेप का होता है, यहाँ पे देखिए फनल बता रहे हैं किस प्रकार का होता है। फनल का शेप कुछ इस प्रकार का होता है, कोनिकल शेप होता है ऐसे, और इसका ये ऊपर का ये इस प्रकार का जो टीपा हम लोग बोलते हैं घर में इस्तेमाल करते हैं, ये इस फनल से इसको ढक देना है। फनल से ढकने के बाद क्या करना है, उसके ऊपर में एक टेस्ट ट्यूब लीजिए। टेस्ट ट्यूब तो इस प्रकार का होता है, ये टेस्ट ट्यूब हो गया। टेस्ट ट्यूब में पानी पूरा फिल कर देना है, फिल करके इन्वर्टेड रख देना है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा करके रख देना है। अब इसको धूप में रख दीजिए, पूरे अपरेटस को बिना डिस्टर्ब किए बाज़ार से, हाँ बिना डिस्टर्ब किए इसको क्या करना है, धूप में रख देना है। जैसे ही आप धूप में रखिएगा तो सनलाइट इस पे यहाँ पे फॉल होगा, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। ये सनलाइट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। और यहाँ पे हाइड्रिला का प्लांट है, वाटर है, और इसके अंदर में वाटर में थोड़ा मोड़ा CO2 प्रेजेंट रहता है, डिजोल्व फॉर्म में रहता है। इससे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है और आसानी से बबल्स ऊपर की ओर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। बबल्स ऊपर जाएगा, देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। बबल्स क्या है, बबल्स ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको आप फिर यहाँ पे छाया में यानी वैसा रूम मिल जाइए जहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइट पड़ रही है। लाइट का मतलब सनलाइट डायरेक्ट नहीं आ रहा है, स्कैटर्ड होकर के बाहर से जैसे लाइट रूम में रोशनी होती है उस जगह पे ले देखिएगा, बबल्स का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। जो बबल्स बहुत ज़्यादा था वो बबल्स धीरे धीरे कम होने लगा है। कम हो रहा है मतलब कि बबल्स का फॉर्मेशन का मतलब कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो गया, धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस होने लगा। तो ये बताता है कि अगर लाइट का इंटेंसिटी हाई हो यानी लाइट बहुत ज़्यादा हो, अगर लाइट बहुत ज़्यादा रहेगा तो फोटोसिंथेसिस भी तेज़ी से होगा, और अगर लाइट कम रहेगा तो फोटोसिंथेसिस भी धीरे धीरे होगा। ये होता है लाइट जो है फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली
इफेक्ट करता है। डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि फोटोसिंथेसिस लाइट पे डिपेंड करता है, हाई लाइट हाई रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, लो लाइट लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या है यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी 4 ध्यान से देखिएगा या उसको समझिएगा। द लीफ ऑफ प्लांट्स, ये जो प्लांट्स का लीफ है ये लेना है किसका, तो मनी प्लांट का लेना है। एक मनी प्लांट एक प्लांट होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे मनी प्लांट लिखा हुआ है, जो हम लोग घरों में बोतल में लगा करके रखते हैं। ये बोतल हो गया, बोतल में पानी भर देते हैं, इसमें लगा कर रखते हैं, तो इसमें पत्तियाँ इस प्रकार की होती है। पत्तियाँ कलरफुल होता है, कलरफुल का मतलब ग्रीन भी होता है और उसके कुछ येलो येलो पार्ट्स भी होते हैं यानी कि मनी प्लांट लेना है उसका पत्ती। ये एक्टिविटीज़ दिखाने के लिए है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, ये दिखाने के लिए इस एक्टिविटी को किया जा रहा है। अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा क्या है। मनी प्लांट का एक लीफ ले लीजिए, यहाँ पे जैसा देख सकते हैं इस प्रकार का लीफ होता है मनी प्लांट का, ये लीफ है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसमें बताए थे कि येलो कलर भी होता है और ग्रीन पार्ट्स भी होता है। ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोफिल होगा और येलो पार्ट्स में क्लोरोफिल नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए मनी प्लांट्स लेने के बाद क्या करना है उसमें कि एक उसके पत्ती को तोड़ लीजिए। पत्ती को सबसे पहली बात क्या करना है, उसको धूप में रख दीजिए प्लांट्स को, ताकि फोटोसिंथेसिस हो जाए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। तो उस मनी प्लांट को धूप में रख दीजिए। धूप में रखने के बाद 4-5 घंटे के बाद उसको ले आइए, एक पत्ती को तोड़िए और जैसा हम लोग फर्स्ट एक्टिविटी में किए थे टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च का टेस्ट कीजिए। तो आप देखिएगा कि जहाँ जहाँ ग्रीन ग्रीन पोर्शन था वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, लेकिन जहाँ पे येलो कलर था वहाँ पे ब्लू ब्लैक नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था। क्लोरोफिल अगर रहता तो ग्रीन पार्ट्स रहता वो, लेकिन वहाँ पे ग्रीन पार्ट्स नहीं है, इसका मतलब क्लोरोफिल नहीं है और वहाँ पे ब्लू ब्लैक का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो जहाँ पे क्लोरोफिल है जहाँ पे क्लोरोफिल है इससे ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस हुआ है, और क्लोरोफिल जहाँ नहीं है येलो पार्ट्स में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। यही शो करता है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसकी पत्तियाँ रंगीन होती हैं, यानी कि ग्रीन के अलावा भी, जैसे यहाँ पे केलियस, यहाँ देखिए कोलियस एक प्लांट है, कोलियस। इसके अलावा और देखिए क्रोटोन, कोलियस है और दूसरा क्या है क्रोटोन। कोलियस और क्रोटोन दो ऐसे प्लांट हैं जिसकी पत्तियां रंगीन होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, हाँ क्लोरोफिल उसमें है, लेकिन इसके अलावा कुछ और पिगमेंट्स भी उसमें है, यानी कि कलरफुल वाला पिगमेंट है, जिस कारण से क्लोरोफिल छिप गया है और वो जो पिगमेंट्स है वो ऊपर दिखाई दे रहा है। तो जिसकी पत्तियाँ रंगीन होती है इसका मतलब ये नहीं कि क्लोरोफिल उसमें नहीं है। ग्रीन रहेगा तो ही रहेगा, यह नेसेसरी नहीं है। मल्टी कलर्ड पत्तियाँ जो होती हैं, मल्टी कलर्ड प्लांट, उसमें भी क्लोरोफिल होता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस को कर सके। नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए क्या है। ये एक्टिविटी ये चीज़ दिखाने के लिए है कि टू शो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बहुत ही नेसेसरी। इसके लिए भी क्या करें, एक पॉटेड प्लांट लेंगे, पॉटेड प्लांट लीजिए और इसके अलावा क्या करना है, लेने के बाद में एक कोनिकल फ्लास्क लेना है। जैसा कि आप फिगर में देखिए यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क कोन के शेप का होता है, इस प्रकार का रहेगा कोनिकल फ्लास्क। ये कोनिकल फ्लास्क होता है, कोन के शेप का होता है। तो यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क लेना है, इसको क्या करना है, एक पत्ती को अंदर रख देना है, ध्यान से देखिए। और इस कोनिकल फ्लास्क में क्या करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा फार्मूला, पोटेशियम का K और हाइड्रोक्साइड का OH, यानी कि KOH किसका फार्मूला हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्वांटिटी है उस बॉटम में, यानी कि कोनिकल फ्लास्क के बॉटम में रखना है। और कॉर्क के मदद से, यहाँ पे देखिए ये कॉर्क है, इस कॉर्क के मदद से पत्ती को उसके अंदर में इंटर करा देना है और क्लैंप करके इसको रख दीजिए। यानी क्लैंप करके रखने के बाद, यानी कहने का मतलब ये है कि इसको इस प्रकार से धूप में रख देंगे, ठीक है, कुछ घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक रख देना है। और इसके बाद जब उसमें फोटोसिंथेसिस हो जाएगा यानी प्लांट्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब उसको यहाँ ले आइए, उसको कोनिकल फ्लास्क के अंदर में जो पत्ती को रखे थे उसको आप तोड़ लीजिए और उसको क्या करना है, टेस्ट करना है। उसके साथ में एक वैसी पत्ती को भी लेना है जो बाहर था, यानी कि फ्लास्क के अंदर नहीं था। यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए ये बाहर की पत्ती एक है और ये जो है ये फ्लास्क के अंदर की पत्ती है, ये दोनों को तोड़ लीजिए और इसका आप टेस्ट कीजिए, जैसा कि एक्टिविटी 1 में किया गया था, टू टेस्ट फॉर स्टार्च, यानी स्टार्च के लिए टेस्ट कीजिए। तो आप देखिएगा कि ये ब्लू ब्लैक हो गया है, ध्यान से देखेंगे। जो बाहर की पत्ती है उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक, लेकिन जो अंदर का पत्ती है उसका ब्लू ब्लैक का कलर
नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो KOH था यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे पता क्या चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो ब्लू ब्लैक हो गया है मतलब कि उसमें स्टार्च है, और यह स्टार्च कहाँ से है, फोटोसिंथेसिस से। लेकिन ये जो पत्ती है ये ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, मतलब कि इट डज नॉट कंटेन स्टार्च बिकॉज फोटोसिंथेसिस डज नॉट हैपन हियर, बिकॉज हियर इज KOH। ये जो KOH है ये CO2 को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब कि इस फ्लास्क के अंदर में CO2 का लैक हो गया, कमी हो गया। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 भी चाहिए, इसके साथ साथ में वाटर भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे CO2 ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। द लास्ट टॉपिक इज व्हाट, सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन, यहाँ पे देखिए ये लास्ट टॉपिक है, सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, तो ग्लूकोज के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्लांट को चाहिए। जैसे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन के अलावा फैट्स चाहिए उसको। फैट्स और प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, तो ध्यान से देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट बना है जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया गया, उसका फार्मूला होता है C6H12O6, यानी कि ये हो गया इसका फार्मूला। इसमें कार्बन है, ध्यान से देखें, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये यानी कि ये जो है स्टार्च में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और कौन होता है, ऑक्सीजन, तीन ही चीज़ होती है। लेकिन प्रोटीन को बनाने में, फैट्स को बनाने में नाइट्रोजन चाहिए, यानी कि प्रोटीन कंटेन्स नाइट्रोजन, यानी कि बिना नाइट्रोजन का प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग ये सारी बातें जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में 78% कौन होता है, नाइट्रोजन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है। लेकिन प्लांट आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको आप डायरेक्टली प्लांट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस नाइट्रोजन को प्लांट्स दो तरीके से लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका यहाँ पे है, देखिए कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी कि जैसे लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट का मतलब होता है दलहन पौधे, यानी कि दाल वाले पौधे। लेगुमिनस यानी कि लेगुमिनस प्लांट जो दलहन पौधे होते हैं उसके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा जो सॉइल है, सॉइल में भी राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ध्यान से देखिए, सॉइल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये क्या कहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको प्रेजेंट है, उसको ये कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है और ये वाटर में घुल जाता है। जब ये वाटर में घुल जाएगा तो प्लांट्स उसको क्या करते हैं, आसानी से जब प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर के साथ साथ में ये जो कंपाउंड है वो भी घुल करके प्लांट को मिल जाता है, तो नाइट्रोजन प्लांट में पहुंच जाता है। इसके अलावा जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, यानी कि खाद को मिलाते हैं। ये उर्वरक, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक को मिलाया जाता है मिट्टी में, और इस उर्वरक में क्या होता है, तो इस उर्वरक में होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाता है, वाटर में घुल जाता है, वाटर में घुलने के साथ प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यानी कि उसके साथ में जो ग्लूकोज था, कार्बन था, उसमें हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, इसके अलावा इसको नाइट्रोजन भी मिल गया। ये प्रोटीन का भी सिंथेसिस और फैट्स का भी सिंथेसिस आसानी से कर लेता है। ये बातें हो गई। यहाँ पे देखिए कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं, ये ओरल क्वेश्चंस आपके लिए है, ये आपका होमवर्क है। यू हैव टू मेक इट
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज डिस्कवर्ड, अगर एक नया ऑर्गेनिज्म खोजा गया है एंड इट इज़ फाउंड दैट, ये पता लगाया गया कि इट कैन मेक फूड फॉर इटसेल्फ, ये अपने आप भोजन बना सकता है। यानी एक नया ऑर्गेनिज्म मिला, नया जीव मिला है, नया लिविंग थिंग है, जिससे ये पता लगा कि अपना भोजन खुद बना सकता है फ्रॉम सिंपल नॉन लिविंग सब्सटेंस फाउंड इन नेचर। यानी नेचर में जो नॉन लिविंग सब्सटेंस मिलता है, जैसे CO2 मिलता है और क्या मिलता है, H2O मिलता है, इससे ये क्या कर सकता है, अपना भोजन को खुद बना सकता है। तो व्हाट विल यू क्लासीफाई इट एज, अब इसको कैसे क्लासीफाई कीजिएगा, ऑटोट्रॉप्स है या फिर हेटेरोट्रॉप्स है। तो ये ऑटोट्रॉप्स हुआ ना, बिकॉज इट कैन मेक देयर फूड इटसेल्फ, इसलिए ऑटोट्रॉप्स हो गया। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, द अब्सेंस ऑफ विच ऑफ दिस विल नॉट इफेक्ट फोटोसिंथेसिस, यानी कि इसमें से ऐसे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका अब्सेंस हो जाएगा, जो नहीं रहेगा तो भी फोटोसिंथेसिस को कोई इफेक्ट नहीं होगा, विल नॉट इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, वाटर इज नेसेसरी, क्लोरोफिल इज नेसेसरी और लाइट इज नेसेसरी, बट ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। ये रीजन भी देना है कि रीजन दीजिए, रीजन बिल्कुल है कि ऑक्सीजन is not necessary for photosynthesis because photosynthesis occurs by the reaction of carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight, और oxygen is released during the photosynthesis। ये चाहिए नहीं, ये तो बनता है फोटोसिंथेसिस में। चलिए यहाँ पे देखिएगा, डू यू एक्सपेक्ट, क्या आप उम्मीद करते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट का इंटेंसिटी होता है, टू इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस को रेट को क्या करता है, वो इफेक्ट करता है। ये बताइए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल यस, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट का इंटेंसिटी है अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। When the intensity of light is more, the rate of photosynthesis is more. When the intensity is less, the rate of photosynthesis is less. It's your homework. You have to do it in your note copy. फिर से एक बार बोलते हैं, नोट कॉपी सिर्फ और सिर्फ ओरल क्वेश्चंस का बनाना है, एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस है उसका बनाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप नेसेसरी डायग्राम समझते हैं तो डायग्राम को भी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं कि हाउ टू टेस्ट ए लीफ फॉर स्टार्च, यानी कि स्टार्च के लिए आप लीफ को कैसे टेस्ट कीजिएगा। तो बस एक आप डायग्राम बना दीजिएगा ये वाला, तो इससे समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ इस प्रकार से स्टार्च के लिए लीफ को टेस्ट करना है। दूसरा ये है कि ये भी डायग्राम आप बना सकते हैं, टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये भी बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या एक्टिविटी था, इस किस लिए था कि टू टेस्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हो गया। आगे देख लीजिए यहाँ पे, ये जो है ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये छोड़ सकते हैं आप, यहाँ पे इसको बना सकते हैं। यानी कि ये फिगर जो है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये हो गया। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कैसे होता है, कौन चीज़ें कहाँ मिलती हैं, आप इसका फिगर बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से हो रहा है, ये फिगर नेसेसरी है, आप बना सकते हैं। प्लांट से है, क्लोरोफिल कहाँ रहता है, वाटर मिनरल्स कहाँ से मिलता है, सनलाइट कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, ग्लूकोज के साथ में क्या चीज़ बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है ग्लूकोज के साथ में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूकोज के साथ में क्या बना है, तो ऑक्सीजन बना है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो, नहीं तो ओरल क्वेश्चन इज नेसेसरी। इसके अलावा यहाँ पे आ जाइए, आपको दिखाई देगा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही लंबा वीडियो है, आपको पेशेंस होना चाहिए। आप पेशेंस के साथ में इस वीडियो को देखिए और एवरी पॉइंट बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये नहीं कि आगे बढ़ा के देख रहे हैं, नथिंग विल यू अंडरस्टैंड, कुछ नहीं समझिएगा, यू विल अंडरस्टैंड नथिंग। अब ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, हर एक सेकेंड को देखना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आता है तो यू विल गेट नोटिफाइड बाय दिस। लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़रूर से ज़रूर अपने क्लासमेट को, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके। धन्यवाद। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर नहीं निकलना है।